नमस्कार छात्रों। आज हम हमारा 7वीं कक्षा का जो वसंत भाग 2 पुस्तक से 18 नंबर का जो पाठ है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक तुनुक मिजाज हो गया धनराज, यह पाठ हम पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत जो पाठ है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले, इनके जीवन के बारे में है। इस प्रस्तुत पाठ में उनका साक्षात्कार मीन्स उनकी इंटरव्यू जो है वह ली गई है और वही हमें पाठ के तौर पर दिया गया है। किस प्रकार से जो धनराज जी जो थे तो उनके जीवन में उन्हें जो संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष के कारण किस प्रकार से वो तुनुक मिजाज यानी एक प्रकार से चिड़चिड़ा उनका जो स्वभाव था वह हो गया। उसी के बाद किस प्रकार से धनराज ने अपने जीवन में क्या क्या बातें देखी, किस प्रकार से अपने जीवन में हॉकी खेलने के लिए किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, यह सारी बातें अभी हम क्या करने हैं, प्रस्तुत पाठ में पढ़ने वाले हैं। और जो कि आप देख पा रहे होंगे, यही हमारे जो प्रस्तुत पाठ के जो पात्र है धनराज जी, उनका चित्र भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जो प्रस्तुत पाठ है, उस पाठ में हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए थे, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडेय ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। और इस प्रकार से हॉकी के जो खिलाड़ी थे धनराज पिल्ले, सुप्रसिद्ध जो एक प्रकार से प्रसिद्ध हो गए थे, उनकी उम्र जो थी 35 वर्ष थी और उनका एक साक्षात्कार साक्षात्कार यानी क्या कि उनकी जो एक इंटरव्यू जो था या मुलाकात जो थी, तो वह मुलाकात यहाँ पर बताई गई है, जिसका जिसका जो संपादित भाग यानी जो भाग एक प्रकार से प्रसिद्ध किया गया था इस मुलाकात का, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। और उनकी यह जो मुलाकात है, यह विनीता पांडेय जी जो थी उन्होंने ली हुई है। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। और इस प्रकार से जो प्रस्तुत पाठ में जो धनराज पिल्ले जी जो है उनका साक्षात्कार लिया गया है, तो उन्हें विनीता पांडे जी एक एक करके प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर देते हुए धनराज जी उनकी जानकारी हमें बता रहे हैं। तो विनीता पांडे ने उनको सवाल किया कि पुणे में जो खिड़की जो है, तो वहाँ की जो एरिया है जो वह तंग गलियां यानी बहुत ही छोटी छोटी वहां पर गलियां है। तो वहां से लेकर आपका यहाँ तक का जो सफर था, रास्ता जो था, वो बहुत ही कष्ट साध्य था। कष्ट साध्य यानी का कि कष्ट देने वाला था। तो उसके बारे में आप कुछ बताओगे? तो फिर धनराज जी ने, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत ही गरीब थे। और इस प्रकार से जो धनराज जी है वो बता रहे कि उनका जीवन जो था बचपन बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ था। वो उनकी परिवार उनकी फैमिली के बारे में बता रहे, परिवार के बारे में बता रहे कि वह बहुत ही गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। और इसी प्रकार से धनराज पिल्ले जी के जो बड़े दोनों भाई थे वह भी हॉकी खेलते थे और वह कह रहे कि इस प्रकार से देखते हुए मुझे भी हॉकी खेलने का एक प्रकार से शौक जो था वह हो गया। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। लेकिन हॉकी खेलना उन्हें पसंद था, लेकिन हॉकी स्टिक खरीदने तक की उनकी हैसियत नहीं थी, यानी वह इतने गरीब थे। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। और इस प्रकार से धनराज पिल्ले कह रहे हैं कि मैं अपनी जो साथी जो दोस्त होते थे, तो उनकी स्टिक उधार मांगकर ही मैं क्या करता था, खेलता था। और वह मुझे कब मिलती थी, जब मेरा खेल कर उनका खेल कर पूरा हो जाता था, तब मुझे वह खेलने के लिए मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। और इसीलिए उनका कहना है कि जब तक जिन साथियों की स्टिक रहती थी, वह जब तक खेलते थे, तब तक मुझे बहुत ही धीरज के साथ मीन्स धैर्य के साथ, धीरज यानी क्या कि धैर्य, धैर्य के साथ मुझे इंतजार करना पड़ता था कि इन लोगों का होने के बाद मुझे हॉकी स्टिक मिलने वाली है और मैं भी खेलने वाला हूँ। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना लिया गया।
उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। और इसी प्रकार से धनराज पिल्ले कह रहे हैं कि उनकी जब खुद की हॉकी स्टिक उन्हें कब मिली कि उनका जो बड़ा भाई था, वह जब भारतीय जो कैंप था हॉकी का, तो उसके लिए जब चुने गए थे, तो उन्होंने कहा है कि उसके बाद मुझे उनकी पुरानी स्टिक जो थी वह मुझे मिली थी और वो कि मेरे खुद की थी। वह नहीं तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। और धनराज पिल्ले जी का कहना है कि वो नई तो नहीं थी, पुरानी ही थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी खुद की अपनी थी, क्योंकि अभी मुझे खेलते समय किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि इन लोगों का खेलना हो जाए, फिर उनकी अगर स्टिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर इनका होने के बाद ही मेरा नंबर आएगा। इस प्रकार से उनका कहना था कि वो पुरानी ही थी लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती थी क्योंकि वो मेरी खुद की अपनी थी। आगे धनराज जी हमें कह रहे हैं, मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला-पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। और इस प्रकार से उनका कहना था कि मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेल जो था 1985 में खेला था मणिपुर में, और उस समय मैं सिर्फ 16 साल का था और देखने में एकदम दुबला-पतला छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कद-काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। और इस प्रकार से उन्होंने पहले ही बताया कि वो 16 साल के ही थे। उसके बाद दिखने में छोटे बच्चे जैसे लगते थे और दुबली कद-काठी यानी वो कैसे थे एकदम दुबले-पतले थे। लेकिन उनका कहना था कि मेरा खेल में ऐसा दबदबा था या ऐसा वर्चस्व था कि वहाँ पर कोई भी खेलते समय मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था खेलते समय। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू यानी क्या कि संघर्षशील। खेलते समय मैं बहुत संघर्षशील था। मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि जब मैं खेलता था, तब भी मैं बहुत संघर्षशील था और मैदान से बाहर जब रोजमर्रा का जीवन था, उस समय भी मैं क्या था, बहुत संघर्षशील ही था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। और इसी प्रकार से उनके भाई का भी इनके पहले ही क्या हुआ था कि एक प्रकार से चुनाव हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। और उसी के बाद उनका कहना है कि 1986 में क्या हुआ कि उन्हें सीनियर टीम में डाला गया। वो अपना सारा बोरिया बिस्तर यानी अपना सारा सामान बांध कर मुंबई चले आए। और उस साल उनका कहना है कि उनके भाई बड़े भाई जो थे रमेश, और उन्होंने एक प्रकार से मुंबई लीग में बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे से खेला और वहां पे उनके खेल से क्या कि उन लोगों ने धूम मचा दी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। और इसी प्रकार से वो कह रहे कि मैं इस प्रकार से खेल रहा था, सारी धूम मची हुई थी, सारे लोग भी खुश थे, तो इसलिए मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 की जो ओलंपिक हुई थी उसमें मुझे नेशनल कैंप से बुलावा आ जाएगा खेलने के लिए। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। उन्हें क्या हुआ कि उस साल जो ओलंपिक खेलने के लिए उनको बुलावा नहीं आया था। जो पिल्ले जी जो है वह कह रहे कि मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पूछे पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि ओलंपिक का जो खेल था तो उस 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी मेरा नाम जो था वह नहीं था। लेकिन उनका कहना था कि एक साल बाद मेरा ऑलविन एशिया कप के लिए कैंप के लिए मेरा जो सिलेक्शन था, चुनाव जो था वो हो गया था। और तब से उनका कहना है कि मैं हॉकी खेलने के लिए निरंतर आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? फिर धनराज जी ने कहा, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी यानी क्या कि पीछे था। पढ़ने में वो अच्छे खासे नहीं थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ,
अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। और इसी प्रकार से धनराज जी कह रहे हैं कि मैं पढ़ने लिखने के मामले में बहुत ही पीछे था। ऐसे वैसे मैंने क्या किया, 10वीं तक मैंने मेरा जो पढ़ाई थी वह पूरी कर दी। और उनका कहना था कि एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो मुझे कहाँ पर चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और उसी प्रकार से धनराज जी जो है वह कह रहे कि आज शायद मेरे पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, यह जो एक प्रकार से पदवी जो रहती है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बैचलर ऑफ हॉकी यह मैं हूँ। और उसी के बाद मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हो। इस प्रकार से धनराज जी जो है विनीता जी को क्या कर रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हो? क्यों है? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हो। और इसी प्रकार से विनीता जी 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 हो जो है, तो वह क्या कर रहे हैं कि आप इतने तुनुक मिजाज यानी क्या कि इतने चिड़चिड़े क्यों हो? कभी कभी आप बहुत आक्रामक भी हो जाते हो। ऐसा क्यों? ऐसा उनको क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है विनीता जी से। विनता जी का प्रश्न पूछने के बाद धनराज जी ने उन्हें उत्तर दिया, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। और इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का रहता है कि उसकी जो बचपन की बातें रहती है या उनके जीवन में जो जो बातें घटित होती है, वह सब बातें उनका व्यक्तित्व तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और उसी प्रकार से धनराज जी ने कहा कि ये सब बातें मेरे बचपन से संबंधित है या जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं खुद को बहुत असुरक्षित असुरक्षित यानी असहाय मैं महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। और उसी प्रकार से जो धनराज जी वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारा पालन पोषण करने के लिए या हमें बड़ा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है। और इस प्रकार से जो धनराज पिल्ले जी है वो कह रहे हैं कि मेरी तुनुक मिजाजी यानी चिड़चिड़ा होने के पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। यानी मैं एक प्रकार से चिड़चिड़ा हूँ, तुनुक मिजाजी हूँ, लेकिन मैं किसी के लाग लपेट में नहीं हूँ। मैं मेरा स्वतंत्र हूँ और मैं किसी के लाग लपेट में नहीं हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि मेरे मन में जो आता है वो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। और बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे बाद में पछतावा भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। और इसी प्रकार से जो धनराज जी वो कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं, वह लोग भी मुझे उकसाने में यानी एक प्रकार से मुझे गुस्सा दिलाने में या चिढ़ाने में उन्हें मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा है। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि मुझे जिंदगी में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए मुझे हर बार संघर्ष करना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। और उससे उनका कहना है कि हर एक वस्तु पाने के लिए मुझे जीवन में क्या करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। और संघर्ष करना पड़ने के कारण ही उनका कहना है कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो चिड़चिड़ा हो गया है। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। और इसी के बाद तुनुक मिजाजी होने के साथ साथ उनका कहना है कि मैं बहुत भावुक यानी इमोशनल व्यक्ति हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। और उनका कहना है कि मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। और उसी के बाद उनका कहना है कि मैं अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की बहुत कद्र करता हूँ, उनकी बहुत देखभाल करता हूँ। और अगर मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफी मांगने में कभी भी शर्म महसूस नहीं होती। ऐसा धनराज जी जो है वह क्या कर रहे हैं, विनीता जी को उनके प्रश्न के लिए उत्तर दे रहे हैं। आगे उन्हें प्रश्न पूछा गया है,
आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? यानी उनको पूछा गया है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या एक प्रकार से अहमियत है, आपके लिए वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? धन्यवाद। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई-बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। और इसी प्रकार से धनराज कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरी माँ से मिली है, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई-बहनों में बहुत अच्छी तरीके से संस्कार डालने की कोशिश की। क्योंकि बहुत गरीबी होने के बाद भी उन्हें अच्छे खासे उनमें संस्कार डाले गए हैं। वह अच्छे खासे जो एक प्रकार से पोस्ट है, जगह है, वहाँ पर वो काम के लिए। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ और उनका कहना है कि मैं अपनी माँ के सबसे नज़दीक हूँ, मैं अपनी माँ के सबसे पास हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। और उनका कहना है कि मैं भारत में रहूँ या विदेश में, क्योंकि खेलने की वजह से उनको बाहर यहाँ-वहाँ क्या है कि घूमना ही पड़ता है। तो उनका कहना है मैं भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ, मैं रोज रात में सोने से पहले अपनी माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। उनका कहना है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि, जो ख्याति मुझे प्राप्त हो रही है, तो उसे विनम्रता यानी क्या कि विनीतता से संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और उनका कहना है कि माँ के साथ-साथ उनकी बड़ी भाभी जो थी कविता, वह भी उनके लिए क्या थी? प्रेरणा स्रोत थी और उन्होंने उनसे भी बहुत सारी बातें क्या है? सीखी हुई है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एक एक स्टफ पर हॉकी कप खेली और उसी प्रकार से जो कृत्रिम घास जो आर्टिफिशियल जो घास बनाई जाती है, तो उसके ऊपर उन्हें प्रश्न पूछा गया कि आपने उसके ऊपर सबसे पहले हॉकी कब खेली? तो छात्रों, हमने इस प्रकार से देखा कि जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जो है धनराज पिल्ले जी, उनका जो साक्षात्कार मुलाकात जो ली गई थी, तो उस मुलाकात के दौर पर या उस मुलाकात से हम उनके जो जीवन से संबंधित बातें जो है, उनके परिवार से संबंधित, उनके खेल से संबंधित बातें हमने अब तक जो थी वह पढ़ी। अब इसके आगे का पाठ हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।